हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर संस्थाओं का कामकाज करेंगे। संस्थाओं का कामकाज की ये वर्कशीट 42 है और इस चैप्टर की 2 वर्कशीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने विधायिका और कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। अब हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और ये वर्कशीट 10 अक्टूबर को शेड्यूल की गई है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी कि जितने भी स्तरों पर हमारी अदालतें हैं उनको सामूहिक रूप से हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, कोई एक न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे उच्च न्यायालय है, चाहे जिला अदालतें हों या फिर स्थानीय स्तर की जो सरकार है उसको मिला के हम न्यायपालिका बोलते हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल होते हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। क्योंकि जितनी भी अदालतें हैं, जैसे उच्च न्यायालय है या जिला न्यायालय है या स्थानीय स्तर के न्यायालय है, ये इनसे ऊपर एक न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि फैसला जो भी दे देता है उसको मानना पड़ता है और इनको भी इसके फैसलों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किन किन मुद्दों पर अपनी सुनवाई दे सकता है? ठीक है, तो उसके टॉपिक्स देख लेते हैं। देश के नागरिकों के बीच विवाद हो या नागरिक या सरकार के बीच में विवाद हो तो उसका निपटारा करता है। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो उसका निपटारा। केंद्र और राज्य के बीच के विवाद का निपटारा। फौजदारी और दीवानी मामलों के लिए सर्वोच्च संस्था क्या है? सुप्रीम कोर्ट। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। यानी कि अगर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है और उसको कोई आगे चलकर आवाज़ उठाना चाहता है या सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा से इस पर अपील करना चाहता है तो सर्वोच्च न्यायालय में उस केस के बारे में दोबारा से सुनवाई शुरू से हो सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है? यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसका मतलब है कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर काम करेगी, उनके दबाव में आकर काम नहीं करेगी। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें जो हैं वो विधायिका और कार्यपालिका से अलग हटके काम करती हैं, उनके अधीन नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि जब एक बार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है, लंबा है, इसलिए उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव है। यानी कि उसको उसके पद से हटाना बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी कि आप उस न्यायाधीश में विश्वास नहीं जता रहे हैं तो इसलिए लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा में 2/3, जब दोनों जगह पर 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाता है उसके बाद जाके वो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसकी व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानूनी कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा कानून बन रहा है
जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, या कार्यपालिका जिसकी सरकार है कोई ऐसा काम कर रही है जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उस काम को करने से रोक सकती है और इस तरीके से उस कानून को अमान्य घोषित कर देगी। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकती। देखिए, कोई भी कानून जो है वो संसद बनाती है, लेकिन अगर वो हमारे संविधान के जो पॉइंट्स हैं उन्हीं में फेरबदल कर दे और गलत फेरबदल कर दे तो इस तरह का कानून जो है वो माना नहीं जाएगा। इसीलिए न्यायपालिका ने बोला है कि संसद ये फैसला नहीं कर सकती कि हमारे जो मेन फीचर्स हैं, हमारे जो मूल सिद्धांत हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव किसी भी तरह के कानून से संसद नहीं बदल सकती। अब पढ़ते हैं न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। ठीक है, हम सब जानते हैं हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जन्म से ही हमें मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपका कोई अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्थानीय अदालत, जिला अदालत या उच्च न्यायालय अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। इसी वजह से लोगों को न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? इनमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? तो ये रहा पहला क्वेश्चन, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं? न्यायपालिका प्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है। वह विभिन्न स्तर पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालतें व स्थानीय अदालतें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है? यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित यानी कि गलत साबित कर सकता है। भारत सरकार तथा एक से अधिक संघ के राज्यों के बीच के विवाद हो तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। इसमें आप एक और पॉइंट डाल सकते हैं कि नागरिक और राज्य के बीच में अगर किसी तरह का विवाद है तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा उसे उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर उच्च न्यायालय का कोई भी फैसला बदलना है या किसी को लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो वो उसके वहाँ जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जा सकता है, उसे बदल सकता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर है, न्यायपालिका अपने कार्य को निष्पक्षता तथा कुशलता से तभी कर सकती है जब वह स्वतंत्र हो। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। भारतीय न्यायपालिका विधानमंडल तथा कार्यपालिका के अधीन नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा एक बार चुने जाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, जिस वजह से न्यायपालिका अपना काम अच्छे से कर सकती है। अगला क्वेश्चन, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों ज़रूरी है? तो हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। ये उसका कर्तव्य है जिसे संविधान ने चुना है। संविधान ने अधिकारों एवं न्याय के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका को चुना है। अगला पॉइंट, अगर मानव को लगे कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट चौथे क्वेश्चन की हो गए बच्चों। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है।
चारों क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं और इस तरीके से ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।